प्रश्न, सुशासन की अवधारणा स्पष्ट करें। उत्तर, सुशासन से पहले प्रबंधन को समझना अति आवश्यक है। प्रबंधन सरकार और लोक सेवा में लोगों द्वारा लोगों के लिए माल और सेवाएं प्रदान करने और नागरिकों के लक्ष्यों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शक्ति और अधिकार का उपयोग है। प्रबंधन सामाजिक संस्थानों के संचालन और स्थापित करने का अर्थ है। यह औपचारिक नियमों, विनियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का समर्थन करता है जो नीति निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के उद्देश्य से सेवा करते हैं। शासन सामाजिक संस्थानों को सार्वजनिक चिंता के विषय के रूप में डिजाइन करने का एक तरीका है। सुशासन की अवधारणा, शासन शक्तियों, रणनीतियों, नीतियों, योजनाओं और परियोजनाओं से संबंधित है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखते हैं। सुशासन में सु शब्द इस तथ्य के कारण है कि शासन अच्छा हो जाता है जब सरकार के निर्णय और कार्य लोगों की सहमति, वैधता और जिम्मेदारी पर आधारित होते हैं। सुशासन प्रकाशित नागरिकता, जिम्मेदार और संवैधानिक सरकार है। यह इस सवाल का जवाब देता है कि समाज में सुधार और विकास कैसे लाया जाए। विकास मनुष्य केंद्रित है। यह नागरिकों, समुदाय और समाज की जरूरतों और मांगों पर ध्यान केंद्रित करता है। सुशासन का अर्थ है कानून के अनुसार समानता और कानून के तहत समान संरक्षण के साथ शासन करना। लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सुशासन का दावा है कि वहां उचित तरीके से निर्देशित सरकारी कर्मचारियों द्वारा शासन होना चाहिए। इस प्रकार सुशासन सभी की खुशी और भलाई का मतलब है सीमित सरकार, कानून का राज्य, उचित रूप से निर्देशित ब्यूरोक्रेशन, अनुशासित शासकों, निश्चित मजदूरी, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, भ्रष्टाचार को रोकने और प्रशासन में समन्वय। यह एक लोकतांत्रिक ढांचे में एक अच्छी तरह से संगठित प्रशासन से जुड़ा हुआ है, एक प्रशासन जिसे नागरिक के अनुकूल, विचारशील और पहुंचने योग्य माना जाता है। सरकार को अच्छी तरह से संगठित, प्रभावी, आर्थिक और नैतिक होना चाहिए। सरकार की प्रक्रिया उचित तर्कसंगत होनी चाहिए। यही अच्छी सरकार का संवैधानिक आधार है। सुशासन कुछ ऐसा नहीं है जो सरकारें प्राप्त कर सकती है, इसके बजाय यह नागरिकों और संगठनों के सहयोग और भागीदारी पर निर्भर करता है। वास्तव में सुशासन राजनीतिक और संस्थागत प्रक्रियाओं और परिणामों से संबंधित है जो विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार सुशासन समाज के सभी खंडों पर लागू होता है, जैसे कि सरकार, कानून, न्यायिक, मीडिया, निजी क्षेत्र, कॉर्पोरेट सेक्टर, सहकारी कंपनी, पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत समाज और गैर सरकारी संगठन। नागरिक अच्छे प्रबंधन के केंद्र में है। नागरिक केंद्रित प्रशासन के हाथ में चलते हैं। सुशासन का उदय, सुशासन की पूरी अवधारणा का उपयोग अप्रभावी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। अपने कोर में सुशासन नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारों और शासन एजेंसियों की जिम्मेदारी पर केंद्रित है। वर्ष 1990 के दशक में अच्छी सरकार की अवधारणा सैद्धांतिक रूप से सामने आई। यह औपचारिक सरकार से परे अपने दायरे को बढ़ाकर सार्वजनिक प्रशासन की पारंपरिक विचार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस विचार ने लोकप्रियता हासिल की, खासकर जब विश्व बैंक ने 1992 के अपने रिपोर्ट में सरकार और विकास में अच्छे शासन के विचार का दावा किया। यह सुशासन को उस तरीके के रूप में परिभाषित करता है जिसमें एक देश के संसाधनों के प्रबंधन में सत्ता में प्रशासन किया जाता है, जिसमें देश के विकास के लिए दोनों आर्थिक और सामाजिक संसाधन होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सुशासन प्रबंधन और प्रशासन की उचित तकनीक से संबंधित है। रिपोर्ट में 4 क्षेत्रों को पहचाना गया है जहां अच्छे शासन पर ध्यान देना चाहिए। 1. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन। 2. जिम्मेदारी। 3. विकास के लिए कानूनी ढांचे। 4. सूचना और पारदर्शिता। सुशासन की विशेषताएं। सुशासन का विचार मुख्य रूप से 7 विशेषताओं से बना है। 1. जिम्मेदारियां। सुशासन की मुख्य विशेषताओं में से एक जिम्मेदारी है। कानून के राज्य के अनुसार जिम्मेदारी और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। यह सरकार के नागरिकों के लिए, साथ ही साथ निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के लिए भी होना चाहिए। 2. भागीदारी। यह केवल समाज के सभी खंडों, पुरुषों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों,
गरीबों और इसी तरह सभी के शामिल होने के लिए था। 3. पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है कि जानकारी को ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि यह किसी देश के नागरिकों के लिए आसानी से सुलभ हो। 4. कानून का राज्य। यह तर्क देता है कि अच्छा शासन तब होता है जब कानून का पालन किया जाता है, एक नागरिक या माता पिता के अधिकारों का सम्मान किया जाता है, और सरकार के कानूनी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं को नागरिक के प्रति निष्पक्ष और विचलित होना चाहिए। 5. उत्तरदायित्व। यह कहता है कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी देश के नागरिकों के लिए प्रश्नों का जवाब समय पर या उचित तरीके से दिया जाता है। 6. न्याय और समावेशिता। यह समाज में समानता और न्याय के लिए वकालत करता है। किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, न ही विचलित किया जाना चाहिए। सदैव अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि सभी नागरिक को विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित हो सकते हैं, उनके धर्म और जातीयता सहित, यह एक ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए जो विरोधी नहीं है। 7. प्रभावशीलता और दक्षता। इसका मतलब है कि प्रबंधन को प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग को ध्यान में रखते हुए प्रभावी और कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। सुशासन का महत्व। सुशासन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए वकालत करता है। आर्थिक विकास। एक राज्य की आर्थिक प्रगति अस्थिर हो सकती है यदि राज्य एक मजबूत प्रशासन की उपस्थिति के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है। उत्पादित करने, वितरित करने या निवेश करने के तरीके भी महत्वपूर्ण है। एक राज्य अपने आर्थिक विकास में चुनौतियों का सामना कर सकता है, हालांकि सुशासन के माध्यम से इस राज्य में संसाधनों का उचित वितरण इस तरह की समस्याओं को बहुत आसानी से दूर करने की कोशिश करेगा। सामाजिक विकास। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और सामाजिक समूहों के लोग राज्य में सामंजस्य में एक साथ रह सकते हैं। हालांकि यदि धन या आय का उचित वितरण नहीं होता है, तो यह समाज में परेशानी पैदा कर सकता है यदि नागरिकों को लगता है कि उनके साथ उचित और समान रूप से व्यवहार नहीं किया जाता है। इसलिए राज्य और प्रशासन के लिए देश में शांति सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यकों और हाशिए वाले समूह अनुभाग के लिए उचित आवास की गारंटी करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि राज्य समाज में महिलाओं को अनदेखा कर रहा है, तो वे अनदेखा महसूस कर सकती है और वे विरोध कर सकती है जो राज्य में परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए यह सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों की देखभाल करें, नीतियों को सटीक रखें और उन्हें ऐसे तरीके से लागू करें जो समूह या समुदाय की जरूरतों को पूरा करते हैं। राजनीतिक विकास। राज्य के राजनेताओं को समाज में शांति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के नियमों और संविधान का पालन करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले राजनीतिक दलों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और नागरिकों के लिए लाभकारी नीतियां तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.